हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा 9वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का। तो आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। इफ़ 1, 2, 4, y x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of x and y। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम है। मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास और इसके पॉइंट हम इसका लेट करके लिखेंगे। ए का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हुए हैं 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं। बी के कोऑर्डिनेट हैं 4, y, सी के कोऑर्डिनेट्स है x, 6 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, डी के कोऑर्डिनेट 3, 5। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले इस पैरेललोग्राम में हमारे पास पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, पैरेललोग्राम होती क्या है। और सबसे पहले हमारे पास इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पहला, दोनों की दोनों साइडें, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड इसके बराबर होगी, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। दूसरा होता है कि इसकी जो डायगोनल्स होती हैं, इसकी डायगोनल्स जो होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं। इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में काटना, यानी AO और OC क्या है, इक्वल है, ये और ये, यानी OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ऐसा होगा, ठीक है। जब हमारे पास ये हमारे पास बाइसेक्ट कर रहा है तो O क्या होगा, AC का भी मिड पॉइंट होगा और O जो है BD का भी मिड पॉइंट होगा। देखो, जब हमारे पास दोनों लाइन का सेम मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। जब हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे और BD का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो हमारे पास, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो लेकिन लिखेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। लेट करेंगे, लेट A 1, 2, B 4, y, C x, क्या हमारे पास x, 6 एंड D 3, 5 और the vertices of पैरेललोग्राम ABCD, क्लियर। ये जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में हमारे पास पता है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other
जब ये बाइसेक्ट करती है, डायगोनल्स जब बाइसेक्ट करेंगी तो मिड पॉइंट क्या होगा? ओ। तो ओ therefore O is the midpoint ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा? AC एंड BD, दोनों का मिड पॉइंट होगा, AC का भी और BD का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान दीजिए, जब ये मिड पॉइंट होगा तो कोऑर्डिनेट जो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो इक्वल होंगे किसके कोऑर्डिनेट के बराबर? मिड पॉइंट किसके? BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बराबर। तो इंप्लाइज दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint of AC equal to coordinates of midpoint कौन सा? ऑफ BD, ऐसा होगा। तो कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको कल भी सिखाया था, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसा होता है। तो AC का जब हमारे पास हम AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसा होगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, इंप्लाइज दैट x1 प्लस x2 अपॉन, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, x1 क्या हमारे पास? x1 हमारे पास 1 है और x है 1 प्लस x अपॉन 2, ये आ गए x के कोऑर्डिनेट, और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 प्लस 6 अपॉन 2, ऐसा होगा, इक्वल टू इसके BD के कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे, BD का मिड पॉइंट। तो BD का मिड पॉइंट हम रखेंगे क्या? 4 प्लस 3 अपॉन 2 कामा y प्लस 5 अपॉन 2। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको? ध्यान दीजिए, इंप्लाइज दैट 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस 6 8 अपॉन 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 7 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2, ऐसा होगा। इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा हमारे पास। ध्यान दीजिए, जब मैंने क्या बोला कि ये दोनों इक्वल हैं तो x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा। तो इंप्लाइज दैट 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर? x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, तो 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन 2। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इंप्लाइज दैट 1 प्लस x इक्वल टू 7, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 7 माइनस 1, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 6। तो ये निकला x यहां से, और y प्लस 5 इक्वल टू 8, इंप्लाइज, और y इक्वल टू 8 माइनस 5, क्योंकि ये ट्रांसपोज होगा
और y इक्वल टू 8 में से 5 तो पीछे 3। तो हमने x की और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारा रहा x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज। तो ध्यान दीजिए, मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये हमारे पास सर्कल, सबसे पहले हमें सर्कल बनाना है। ये एक सर्कल है। जब सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, इसका कोई सेंटर होगा। ये आ गया सेंटर। और इसमें कहा है इन्होंने, क्वेश्चन में ये कहा है कि कोई एक डायमीटर लेना है। तो डायमीटर होता क्या है? डायमीटर एक कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, जो हमेशा सेंटर से पास करता है। यानी डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये एक लाइन सेगमेंट, ये आ गया, इसका नाम रखना है ए, ये आ गया बी। और इस डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, इस डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमारे पास। डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, 2, -3, 2, -3। और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1, 4, 1, 4। ये तो ये सेंटर है। डायमीटर का जो सेंटर होता है वो क्या होता है? जो यानी मिड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो मिड पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये O है और इस O के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस O के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। और ये जो हमारे पास O के कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सॉरी यहां पर। और इसके कोऑर्डिनेट x, y रखेंगे। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3, 2, -3। ये 2, -3 जो है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास, सबसे पहले इसको स्टार्ट कहां से करेंगे? लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, x, y। ये हमने लेट कट किए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हमारे पास जो है यहां पर एज AB इज द डायमीटर and O is the center of circle। डायमीटर AB जो है डायमीटर है और O जो है वो क्या है? सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो therefore coordinates of point O is equal to coordinates of midpoint AB। क्लियर हुआ? जो O के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये किसके बराबर होंगे? AB का जो मिड पॉइंट होगा उसके बराबर होंगे। तो निकालिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ O के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इंप्लाइज दैट O के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 इक्वल टू
ए बी का मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2, तो ये x प्लस 1 अपान 2 कमा y प्लस 4 अपान 2 ऐसा होगा, ठीक है। इंप्लाइज दैट x प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू 2, x के बराबर होगा और y के बराबर, और y प्लस 4 अपान 2 इक्वल टू -3 ऐसा होगा। इंप्लाइज दैट x प्लस 1 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इससे इसको मल्टीप्लाई, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 4 माइनस 1, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 3। यही निकालना था हमने x, और y प्लस 4 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, -6 और y इक्वल टू -6 -4 और y इक्वल टू -10, तो y भी निकला, x भी निकला हमारे पास, y भी निकला, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या बनेंगे, 3, -10, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a एंड b आर -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हमने, साइड दैट AP इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, ठीक है। आइए सीखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है AB, और A और B के दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2, -2, -2, -2, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, 2, -4, ठीक है। और एक पॉइंट P है जो इस AB पर लाई कर रहा है। एक पॉइंट P है, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो यहां पर लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये P पॉइंट है, और ये P पॉइंट जो है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y रखेंगे, ठीक है। जहां से ये काट रहा है P, ऐसी जगह पर एक पॉइंट है AB पर, साइड दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक चीज दी हुई है, सिंस AP इक्वल टू 3/7 AB। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर हमारे पास रेशो नहीं दिया हुआ है। सेक्शन फार्मूला हम कैसे लगाएं? तो सबसे पहले हमें रेशो का पता करना पड़ेगा, यानी AP और PB का रेशो निकालना पड़ेगा। AP कितना है और PB कितना है, ठीक है। तो रेशो को फाइंड करने के लिए हमें इन्होंने ये दिया हुआ है, तो यहां से हम ऐसा करें, इंप्लाइज दैट, देखो AB इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा ये AP अपान AB इक्वल टू
3/7 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इंप्लाइज दैट, देख लीजिए ए बी किसके बराबर है, ए बी जो है ए पी प्लस पी बी, हम लिख सकते हैं ए पी अपान ए पी प्लस पी बी। क्यों, ए बी जो है ए पी प्लस पी बी के बराबर है, इक्वल टू 3/7। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमें, 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। देखो बच्चों, हमने रेशो निकालना है AP और PB का, AP और PB का रेशो। तो यहां से लाइक टर्म्स देखते हैं, 7AP माइनस ये पीछे लाएंगे तो 3AP इक्वल टू 3PB इंप्लाइज दैट 4AP इक्वल टू 3PB। ऐसा हो गया। इंप्लाइज दैट AP अपान रेशो का मतलब डिवाइड में PB इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये बन जाएगा हमारे पास 3 अपान, ये कहां जाएगा डिवाइड में अपान 4, ऐसा बनेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे AP रेशो PB इक्वल टू 3/4। अब हमारे पास रेशो निकल गया। हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम क्या लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट P ऑफ x, y, क्या लिखेंगे, P ऑफ x, y बी द पॉइंट, be the point which divides the line AB in the ratio of, किस रेशो में काट रहा है, 3:4, ठीक है। by using section formula, by using section formula, क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला याद है, तो ये आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ये, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। क्लियर, ये आ गया सेक्शन फॉर्मूला। इंप्लाइज दैट क्या बन रहा है हमारे पास, m1 क्या है, 3, यानी ये रेशो आ गया और ये आ गया 4, 3 मल्टीप्लाई बाई x2 इज 2 प्लस m2 4 मल्टीप्लाई बाई x2 इज, सॉरी ये आ गया x1 आ गया हमारे पास क्या, हाँ x1 आ गया -2 अपान m1 प्लस m2 3 प्लस 4, ठीक है। y का भी देखते हैं, m1 3 मल्टीप्लाई बाई
-4, y2 कितना है -4 है, और +4 मल्टीप्लाई बाई y1 इज -2 अपॉन 3 + 4 इक्वल टू 3 2 = 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस -4 2 = 8 अपॉन 7। क्लियर? यहां पर बन जाएगा 8 में से 6 तो पीछे 1 -1 अपॉन 7, ये निकला x। अब 3 4 = 12 -12 -4 2 = 8 अपॉन 7, 12 और 8 होता है -20 अपॉन 7। तो ये निकले हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स, x और y के कोऑर्डिनेट्स। सॉरी यहां पर गलती हुई, 8 में से 6 तो पीछे 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या गए, -2 अपॉन 7 कमा -20 अपॉन 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन करना है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइंट। ये एक लाइन सेगमेंट है, मैं सिर्फ समझाऊंगा क्वेश्चन को। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपके पास और इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और इस लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, ट्राइसेक्ट किया था, 3 इक्वल पार्ट्स किया था, तो यहां पर हमने कितने पार्ट्स करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। तो मैं 4 इक्वल पार्ट करता हूं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब देखिए इसका रेशियो जो होगा, अगर हम इसका नाम रखा हूं मैं P, इसका नाम Q, इसका नाम R। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, तो x, y रखेंगे, इसके रखेंगे x डैश y डैश, और इसके कोऑर्डिनेट रखेंगे x डबल डैश y डबल डैश। ऐसा रखते हैं, एक जैसा सारा हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब आप इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, सेक्शन फार्मूला लगेगा, तो इधर कितने हिस्से हैं, a की तरफ कितने हिस्से हैं इसके, a, और यहां से यहां तक कितने हिस्से हैं, 3, 1 2 3, तो 3। तो इसका रेशियो आपके पास दिया हुआ है, यानी यहां से लेकर यहां तक रेशियो कितना है, 3 पार्ट्स है, और ये 1, तो रेशियो क्या है, 1। तो यहां पर हमारे पास दिया है m1 आ जाएगा 1 और m2 आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो आप बाय सेक्शन फार्मूला से आप इसको प्रूव कर सकते हो। फिर जब आप इसके पॉइंट निकालोगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो y x डैश किसके बराबर हो जाएगा, इसके पहले सबसे पहले रेशियो क्या होगा, इस पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास रेशियो क्या होगा, इधर कितने पॉइंट्स हैं, इधर कितने पार्ट्स हैं, 2, और इधर के लिए कितने पार्ट्स हैं, 2, तो 2:2 होगा। तो ये आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, बाकी इसके और इसके हिसाब से निकालना है। अब जब हम इसके निकालेंगे इस पॉइंट के, तो यहां पर रेशियो क्या होगा, देख लीजिए, यहां से यहां तक कितने पार्ट्स हैं, 1, और यहां से यहां तक कितने पार्ट्स हैं, 3, तो 3:1 बन जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अगर नहीं आता है, कहीं से प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्सेस दिए हुए हैं टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस
जो हमारे पास रोम्बस है, हमारे पास एक रोम्बस बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक रोम्बस बनाया। अब रोम्बस होता क्या है, रोम्बस की सबसे पहले प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको। रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं कि सभी साइडें इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइडें इक्वल, और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं। तो ये परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करती हैं। मैं इसका नाम रखता हूं ए, बी, सी और डी। तो जिसके हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास क्या 3 0 3, 0, ठीक है। इसके हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स 4, 5 और इसके कोऑर्डिनेट सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 4 -1 4 और -2 -2 ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब यहां पर इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए देखो यहां पर हमारे पास डायगोनल्स दी हुई है, ठीक है, डायगोनल्स दी हुई, तो डायगोनल से हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इनटू डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2, ठीक है। तो जो डायगोनल्स है हमारे पास उनका, तो सबसे पहले हम डायगोनल्स निकालेंगे। तो डायगोनल की लेंथ ऑफ डायगोनल 1 और लेंथ ऑफ डायगोनल 2, तो डायगोनल सबसे पहले हम निकालेंगे। तो डायगोनल्स कैसे निकलेगी हमारे पास, तो डायगोनल्स निकालेंगे हम, देख लीजिए AC डायगोनल है तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। और BD भी डिस्टेंस फार्मूले से हम डायगोनल्स निकालेंगे और फिर ये फार्मूला लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास लेट करेंगे हम, लेट A 3 0 B 4, 5 C -1 4 and D -2 or the coordinates of vertices of rhombus, ठीक। अब by using distance formula AC equal to, AC निकालते हैं पहले AC, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद हो, x1 plus x2 होल स्क्वायर, सॉरी x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का, ठीक है। लगाइए वैल्यू x2 is -1 minus x1 is 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 is 4 minus 0 इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 32, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 रूट 2 ये। अब निकालेंगे हम BD,
BD इक्वल टू, BD किसके बराबर होगा, BD हमारे पास फिर वो डिस्टेंस फार्मूला x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 हमारे पास BOD minus 2 minus x1 is 4 का स्क्वायर प्लस y2 is minus 1 minus y1 is 5 का होल स्क्वायर और रूट इक्वल टू -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर रूट, यह जाएगा हमारे पास 36 प्लस 36 इक्वल टू 72। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास किसके बराबर 6 रूट 2 इतना। ठीक, तो अब हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। एरिया ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 into diagonal to AC into diagonal to BD, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इक्वल टू 1/2 into D1 यानी AC निकला है 4√2 मल्टीप्लाई बाय BD हमारे पास कितना है 6√2 इक्वल टू 2 यानी ये रूट के बाहर जो है उसी से मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई तो 12 into √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होता है इक्वल टू 12 का 24। और एरिया जो होता है स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, इस तरह से हमारे पास इसका आंसर निकला। क्या निकला आंसर हमारे पास, आंसर निकल गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज हुआ। ठीक है, कल हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एक क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल में से आएगा। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको हर एक वीडियो मैं बना के दूं ताकि आप बच्चों को मेरी वीडियोस जो है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्लियर कर रहा हूं हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से आपको बोर्ड में लिखना है उसी तरह से मैं लिख रहा हूं। लेकिन देखो बच्चों, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं कि प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ प्रोफेशनल टीचर हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आज तो दीवारों में पढ़ा रहा हूं, ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो तो ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग होता है कि हम हमारी क्लास के अंदर बच्चे हैं, दूसरे दिन के लिए नेक्स्ट जो लेक्चर प्रिपेयर करना होता है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो और भी अच्छे से हम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, तो खूब यही अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने अपनों का सबका ख्याल रखें, दूसरों की हेल्प करिए। ठीक है, थैंक यू।